नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में संधि के अंतर्गत विसर्ग संधि को कंप्लीट किया जाएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्नों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं विसर्ग संधि। सबसे पहला प्रश्न है कि विसर्ग संधि क्या होती है। तो जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का संयोजन होता है तो इस संयोजन के कारण जो विकार उत्पन्न होगा इसे विसर्ग संधि कहा जाता है। आइए नियमों के माध्यम से विसर्ग संधि को समझते हैं। इसमें जो सबसे पहला नियम है वो कह रहा है कि यदि ह्रस्व ई और ऊ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद र आए तो ये ह्रस्व ई और ऊ दीर्घ ई और ऊ में बदल जाते हैं और विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि मैं इस नियम को दूसरे शब्दों में कहूं तो यह कहा जा सकता है कि यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ आए अर्थात ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ आए और विसर्ग के बाद र आए तो जो ह्रस्व ई और ऊ है अर्थात जो छोटा ई और छोटा ऊ है ये दीर्घ ई यानी बड़ी ई और बड़ा ऊ में बदल जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो ये काफी आसान नियम जैसा दिखेगा। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको और आसान बनाते हैं। सबसे पहला उदाहरण दिया है निह धन रस। अब आपको नियमों को इंप्लीमेंट करते हुए निरस लाना है। यहां पर देखिए अभी कहा गया कि यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो तो आपको विसर्ग से पहले न में छोटी ई की मात्रा दिख रही है और विसर्ग के बाद र आए तो आपको जो दूसरा खंड है उसमें सबसे पहला वर्ण र दिख रहा है, यानी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो फिर क्या कर देना चाहिए, तो जो विसर्ग है उसका लोप होगा और जो छोटी ई है वो बड़ी ई में बदल जाएगी। तो आपने क्या किया, न के ऊपर बड़ी ई लगाई, विसर्ग का लोप किया तो बना नी और जो दूसरा पार्ट रस है उसको एज इट इज जोड़ दिया तो क्या बन गया, नीरस। दूसरा उदाहरण देखिए, यहां पर दुह धन राज लिखा हुआ है। नियम यह कहता है कि यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो तो यहां पर द में छोटा ऊ है, यानी इतनी कंडीशन फुलफिल हो रही है और विसर्ग के बाद र आए तो जो दूसरा खंड है उसमें राज लिखा हुआ है और उसका पहला वर्ण क्या है, र, तो यानी ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो छोटा ऊ है ये बड़ा ऊ हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा, द में बड़ा ऊ की मात्रा दू और जो दूसरा खंड है उसको एज इट इज इसके साथ जोड़ लिया और विसर्ग का लोप हो गया तो क्या बना, दुराज। एक और उदाहरण देख लीजिए, लिखा है निह धन रव। यहां पर आपने देखा कि विसर्ग से पहले न में छोटी की मात्रा है, ठीक है, और विसर्ग के बाद जो दूसरा खंड है उसमें सबसे पहला वर्ण है र, यानी ये पूरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ऐसी स्थिति में न पे जो छोटी की मात्रा है ये बड़ी में बदल जाएगी। तो आपने न पे बड़ी की मात्रा लगाई, विसर्ग का लोप किया और दूसरे खंड को एज इट इज जोड़ दिया तो क्या बना, नीरव। ठीक है, आइए नियम दूसरा देखते हैं। नियम 2 कहता है यदि विसर्ग से पूर्व अ तथा आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो और विसर्ग के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या कोई भी स्वर हो या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा र हो जाता है। आइए इस नियम को उदाहरण में इंप्लीमेंट करें। यहां पर सबसे पहला उदाहरण दिया है दुह धन ऊह। यहां पर देखिए विसर्ग से पहले द में छोटे ऊ की मात्रा लगी है। तो पहली कंडीशन क्या कर रही है कि विसर्ग से पूर्व अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो यहां पर कौन सा स्वर मिल रहा है, छोटा ऊ, यानी ये कंडीशन फुलफिल है। आगे कह रहा है कि विसर्ग के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या कोई स्वर हो तो यहां पर देखिए दूसरे पार्ट में ऊह लिखा है, यानी बड़ा ऊ आपको सबसे पहला वर्ण दिख रहा है दूसरे पार्ट में, यानी आपको यह कंडीशन भी फुलफिल हो गई। ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर आधा र कर देते हैं, यानी आपने क्या लिखा, आपने लिखा दू, उसके बाद विसर्ग के स्थान पे आधा र लगा और दूसरे पार्ट को जब आपने जोड़ा तो जब स्वर है ये आधा र यानी व्यंजन के साथ जब जुड़ेगा तो क्या कर देगा, रू कर देगा। क्लियर है, और उसके बाद आपने ह को लिख दिया तो क्या बना, दुरूह। अगला एग्जांपल देखिए, लिखा है बही धन मुख, यानी विसर्ग से पहले जो वर्ण है
उसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, यानी हमको विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कौन सा स्वर मिला? हर्स्व ई मिला, यानी छोटी ई मिली। और विसर्ग के बाद अगर आप दूसरे पार्ट में देखें तो मुख लिखा है, इसका जो पहला वर्ण है वो क्या है? म है। अब आपको देखना है कि आपने अभी पढ़ा है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, तो जो म है ये किस में आता है? प वर्ग का पांचवा वर्ण है। प, फ, ब, भ, म, यानी ये दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर दिया, ये प वर्ग का पांचवा वर्ण मिल गया। ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर आधा र हो जाता है, तो आपने क्या लिखा? ब लिखा, ह में छोटी की मात्रा ही, और उसके बाद आधा र लगाया। और जब अगला मुख लिखा तो ये आधा र म के ऊपर र लग जाएगा, तो क्या बन गया? बहिर्मुख। अगला एग्जाम्पल भी ठीक इसी प्रकार है, यहां पर निह धन धारण लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में विसर्ग से पहले जो वर्ण है उसमें छोटी की मात्रा है, और विसर्ग के बाद आपको ध मिल रहा है। ध जो होता है ये त वर्ग का चौथा वर्ण है, तो रूल यही कर रहा है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो आपको चौथा वर्ण मिला त वर्ग का, यानी यहां पर भी कंडीशन फुलफिल। तो आप क्या करेंगे? विसर्ग के स्थान पे आधा र लिख देंगे, और आधा र जो धा है इसके ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? निर्धारण। अगला रूल देखिए, रूल नंबर 3 कहता है यदि विसर्ग से पूर्व छोटी ई या छोटा ऊ स्वर हो और विसर्ग के पश्चात क, ख, प, फ में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर आधा खटकोट स हो जाता है। आइए इसको उदाहरण में देखते हैं। पहला उदाहरण दिया है निह धन प्राण। विसर्ग से पूर्व आपने देखा कि न में छोटी ई की मात्रा लगी है, तो रूल भी यही कर रहा है कि विसर्ग से पूर्व छोटी ई या छोटा ऊ स्वर हो, तो इतनी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आपने देखा कि विसर्ग के पश्चात आपको क, ख, प, फ में से कोई एक वर्ण चाहिए। जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको सबसे पहला वर्ण क्या मिल गया? प मिल गया, यानी ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तब आप क्या करेंगे? विसर्ग के स्थान पे आधा खटकोट स लगा देंगे। तो आपने क्या लिखा? नी, आधा खटकोट स, और दूसरे साइड का जो प्राण है उसको एज इट इज इसमें जोड़ दिया, तो क्या बना? निष्प्राण। क्लियर है? अगला उदाहरण देखिए, दिया है निह धन कंटक। अब आपने देखा कि यहां पर निह धन कंटक लिखा है, यानी विसर्ग से पहले जो न है उसमें छोटी ई की मात्रा है, और दूसरे साइड में कंटक लिखा है, यानी जो पहला वर्ण है दूसरे साइड का उसमें क लिखा हुआ है, यानी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पे आधा खटकोट स्वर लिखा आपने, तो क्या बन गया? निष्कंटक। जरा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहां पर दुह धन प्रकृति लिखा है। आपने देखा कि विसर्ग से पहले द में छोटे ऊ की मात्रा है। रूल भी यही कहता है कि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ स्वर हो तो ये फुलफिल है, और उसके बाद विसर्ग के बाद यदि दूसरे तरफ क, ख, प, फ में से कोई एक वर्ण हो तो आपको क्या मिल गया? यहां पे प मिल गया। तब आप क्या करेंगे? विसर्ग के स्थान पे आधा खटकोट स लिख देंगे। तो आपने क्या लिखा? दू, आधा खटकोट स, और दूसरे साइड को एज इट इज कॉपी कर दिया, तो क्या बना? दुष्प्रकृति। अगला उदाहरण भी देख लीजिए, लिखा है दुह धन कर्म। आपने देखा कि विसर्ग से पहले द में छोटा ऊ है, कंडीशन फुलफिल है, और विसर्ग के बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें जो पहला वर्ण है वो है क, तो क, ख, प, फ में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, तो आपको क मिल गया, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल। आपने तुरंत विसर्ग के स्थान पर आधा खटकोट स लगाया और बन गया दुष्कर्म। यहां पर देखिए एक अपवाद है, यहां पर विशेष के अंतर्गत लिखा है निम्न शब्द में विसर्ग का लोप नहीं होता है। यहां पर एग्जाम्पल में दिया है दुह धन ख। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि यदि विसर्ग से पहले आपको छोटी ई या छोटा ऊ मिले तो आपको यहां पर छोटा ऊ मिल गया, और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ में से कोई भी एक वर्ण मिल जाए तो आपको ख मिल गया। तो रूल तो यह कहता है कि यहां पर विसर्ग के स्थान पर आधा खटकोट स लग जाए, लेकिन दुख के साथ यहां पर एक अपवाद है, यानी जब भी कभी दुख की संधि विच्छेद रहेगी तो वो एज इट इज वहां पर लिख दी जाएगी, यानी दुह धन ख दुख हो गया। ठीक है, याद रखेंगे दुख के साथ ये अपवाद भी है। अगला देखिए नियम 4 कह रहा है कि यदि विसर्ग से पूर्व अस्वर हो और विसर्ग के बाद में क, ख,
प फ में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है। अब यहां पर समझिए, उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण दिया है प्रातः धन काल। विसर्ग से पहले क्या है? त है। त से हमको क्या मिलेगा? अ मिलेगा। तो रूल यही कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ स्वर मिल जाए यानी मिल गया, और दूसरे साइड में रूल कहता है कि यदि विसर्ग से बाद क ख प फ मिल जाए तो विसर्ग का लोप नहीं होता है। हमको क्या मिल गया? क मिल गया। तो हमने क्या किया? प्रातः और दूसरे साइड के काल को एक साथ जोड़कर लिख दिया तो बना प्रातः काल। इसी तरह अगला एग्जांपल देखिए, लिखा है अंतः धन पुर। आपको विसर्ग से पहले त मिला, त से हमको क्या मिला? अ। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि विसर्ग से पहले हमको अ मिल गया। दूसरी कंडीशन कहती है कि विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई एक वर्ण मिल जाए तो आपको क्या मिला? प मिल गया। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। रूल ये कहता है कि ऐसी कंडीशन में विसर्ग को हम अपरिवर्तित रखते हैं, यानी उसका लोप नहीं करते हैं। तो आपने क्या किया? अंतः धन पुर को एक साथ लिख दिया तो बना अंतःपुर। क्लियर है? इसी प्रकार आगे भी रूल काम करेगा। यहां पर देखिए रूल नंबर 4 का अपवाद दिया गया है। दिया है कि नमः भाह श्रेयः पुरः में विसर्ग का आधा स में परिवर्तन हो जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से देखिए, ये नियम 4 को फुलफिल कर रहा है, लेकिन चूंकि अपवाद है इसलिए विसर्ग को एज इट इज न लिखकर इसको आधा स में परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसे देखिए लिखा है नमः धन कार। तो रूल क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले आपको अ स्वर मिल जाए तो देखिए म लिखा है, म से हमको क्या मिल जाएगा? अ स्वर मिल जाएगा। और विसर्ग के बाद यहां पर कार लिखा हुआ है तो जो पहला वर्ण क्या मिलेगा? क। तो रूल क्या कहता है? विसर्ग के बाद यदि क ख प फ में से कोई एक वर्ण मिल जाए तो हम विसर्ग को एज इट इज वहां पर लिख देते हैं, लेकिन यहां पर अपवाद के कारण हम विसर्ग को आधा स में परिवर्तित करेंगे। तो आपने क्या लिखा? न म आधा छोटा स और कार को एज इट इज उसमें जोड़ दिया तो शब्द बना नमस्कार। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, यहां लिखा है पुरः धनकार। तो आपने देखा कि यहां पर पुरः शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि अपवाद की श्रेणी में है। तो आपने क्या किया? विसर्ग के स्थान पर आधा स लिख दिया और शब्द बना पुरस्कार। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर नियम 5 देखिए, कहा जा रहा है कि यदि विसर्ग से पूर्व कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद च या छ अथवा ट या ठ अक्षर हो तो विसर्ग क्रमशः आधा बड़ा श और आधा खटकोर श में परिवर्तित हो जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विसर्ग के पूर्व यदि कोई स्वर हो और उसके बाद यदि च या छ में से कोई आए तो वो आधा बड़ा श में बदल जाएगा। यदि विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद ट या ठ आएगा तो वो आधा खटकोर श में परिवर्तित हो जाएगा। आइए उदाहरण में देखिए, यहां पर लिखा है दुह धन चरित्र। आपको विसर्ग से पहले द में छोटा उ यानी हर्स्व उ स्वर मिल गया, यानी इतनी कंडीशन फुलफिल हो गई। और विसर्ग के बाद आपको च मिल गया। दूसरे पार्ट में जो पहला वर्ण है वो क्या है? च है। तो आपको च मिल गया। तो रूल क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ मिल जाए तो आप उसको विसर्ग को आधा बड़ा श में परिवर्तित कर देते हैं। तो आपने क्या लिखा? दू लिखा, फिर विसर्ग के स्थान पे आधा बड़ा श और चरित्र को एज इट इज जोड़ दिया तो आपका क्या बन गया? दुष्चरित्र। क्लियर है? इसी प्रकार अगला एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर लिखा है निह धन छल। आपने देखा कि विसर्ग से पहले न में छोटी की मात्रा है, यानी आपको हर्स्व ई मिल गया स्वर, और विसर्ग के बाद च या छ में से मिलना है तो आपको छ मिल गया। तो आप क्या करेंगे? विसर्ग के स्थान पे आधा बड़ा श लिख देंगे। तो आपने लिखा नी आधा बड़ा श और छल को एज इट इज लिख दिया तो क्या बन गया? निश्छल। ठीक है, आइए जरा ट और ठ का भी उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर देखिए जो नीचे से 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें धनु धन टंकार लिखा है, यानी विसर्ग से पहले न में छोटे उ की मात्रा है, यानी विसर्ग से पहले आपको कोई भी स्वर मिलना चाहिए तो आपको हर्स्व उ मिल गया। और विसर्ग के बाद देखिए ट और ठ में से कोई एक मिले तो विसर्ग आधा खटकोर स में परिवर्तित हो जाएगा, यही रूल कहता है। और हमको विसर्ग के बाद ट मिल गया। तो आपने क्या किया?
जो विसर्ग है उसके स्थान पर आधा खटकोर श लिख दिया, तो आपने लिखा धनु, आधा खटकोर श और टंकार को एज इट इज जोड़ दिया, तो क्या बन गया? धनुष टंकार। क्लियर है? अगला देख लीजिए, ततः धन ठकार। आपको विसर्ग से पहले त से आपको अ स्वर मिल गया और विसर्ग के बाद ट या ठ में से आपको एक वर्ण मिलना था, तो आपको ठ मिल गया। तो आपने विसर्ग के स्थान पर आधा खटकोर श कर दिया, तो आपने लिखा तत् और आधा खटकोर श और ठकार को एज इट इज जोड़ दिया, तो क्या बन गया? ततस ठकार। ठीक है, अगला देखिए, रूल नंबर 6 कहता है कि यदि विसर्ग के पश्चात बड़ा श, खटकोर श या छोटा सा अक्षर हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अथवा विसर्ग संधि के पश्चात द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। यानी यहां पर दो संभावनाएं हैं, आइए उनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है कि दुह धन साहस उदाहरण दिया है, यानी आपको विसर्ग के पश्चात छोटा सा, बड़ा श और खटकोर स में से कोई एक श मिलना चाहिए, तो आपको क्या मिला? विसर्ग के बाद छोटा सा मिल गया। ऐसी कंडीशन में विसर्ग में या तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आप देखिए बाद में लिखा हुआ है संधि बनने के बाद दुह धन साहस, यानी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और या ऐसी कंडीशन में विसर्ग के बाद जो भी दूसरा पार्ट का पहला वर्ण है, जो भी श है, उसको हम आधा करके विसर्ग के स्थान पर लिख देते हैं। जैसे आपने लिखा दु और विसर्ग के स्थान पर जो दूसरे पार्ट का पहला वर्ण है स, छोटा सा, इसको आपने आधा करा, विसर्ग के स्थान पे आपने आधा स लिख दिया और साहस के पार्ट को उसमें जोड़ दिया, तो क्या बन गया? दुस्साहस। क्लियर है? अगले एग्जाम्पल में देख लीजिए, लिखा है दुह धन संधि। आपने देखा कि यहां पर विसर्ग के बाद जो दूसरा पार्ट का पहला वर्ण है वो क्या है? छोटा सा है। यहां पर कंडीशन फुलफिल हो गई। ऐसी स्थिति में या तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो देखिए दुह संधि लिखा हुआ है, और या तो जो दूसरे पार्ट का पहला वर्ण है यानी छोटा सा जो है, इसी को आधा कर देंगे विसर्ग के स्थान पर, तो आपने क्या किया? दु आधा छोटा सा और संधि को एज इट इज जोड़ दिया, तो क्या बन गया? दुष संधि। ठीक है, आइए बड़ा श का भी उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है दुह धन शासन, यानी विसर्ग के बाद आपने जो दूसरा खंड है उसमें देखा कि पहला वर्ण बड़ा श है, तो रूल क्या कहता है? ऐसी स्थिति में या तो आप विसर्ग को एज इट इज छोड़ दीजिए, तो देखिए बाद में जो संधि बनी है तो लिखा है दुह शासन, और या तो जो दूसरे पार्ट का जो पहला वर्ण है यानी बड़ा श, इसको आधा कर दीजिए विसर्ग के स्थान पर, तो आपने क्या लिखा? दु आधा बड़ा श और शासन को एज इट इज जोड़ दिया, तो क्या बन गया? दुष्शासन। क्लियर है? बिल्कुल आसान शब्दों में एक एक परिवर्तन को आपको बताया जाता है। नियम 7 कहता है कि यदि विसर्ग के पश्चात त थ वर्ण हो तो विसर्ग का आधा छोटा स में परिवर्तन हो जाता है। आइए उदाहरण में देखिए, यहां पर दिया है नमः धन ते, यानी विसर्ग के बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको त वर्ण मिल गया, तो रूल यही कहता है ना कि विसर्ग के बाद यदि त या थ में से कोई भी वर्ण मिल जाए तो जो विसर्ग है वो आधा छोटा सा में बदल जाएगा। तो आपने क्या लिखा? न लिखा, म लिखा, विसर्ग के स्थान पे आधा छोटा सा लिख दिया और दूसरे पार्ट को एज इट इज उसमें ऐड कर दिया, तो आपका क्या शब्द बना? नमस्ते। अगला उदाहरण देख लीजिए, यहां पर निह धन तेज है, यानी विसर्ग के बाद आपको त मिल गया। ऐसी कंडीशन में आप विसर्ग के स्थान पर आधा छोटा सा लिख देंगे, तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? निस्तेज। क्लियर है? अगला नियम देखिए, नियम 8 कह रहा है कि यदि विसर्ग से पूर्व हमको अस्वर मिल जाए और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह में से कोई एक वर्ण हो, तो ऐसी दशा में विसर्ग उ में परिवर्तित हो जाता है, पहली बात। और जो पूर्व वर्ण अ स्वर लगा हुआ है वो उस उ के साथ मिलकर गुण संधि के अकॉर्डिंग ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब आइए जरा उदाहरण के माध्यम से इस नियम को देखिए। यहां जो पहला उदाहरण दिया है वो है पयः धन द। रूल का पहला पार्ट क्या कर रहा है? यदि विसर्ग से पहले आपको अ स्वर मिल जाए
तो आपने य में देखा, आपको यहां से अस्वर मिल गया, यानी पहली बात तो फुलफिल हो गई। उसके बाद कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद जो दूसरा पार्ट का पहला वर्ण है वो या तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य र ल व ह में से कोई एक वर्ण हो, तो आपको क्या मिल गया? द मिल गया। आपको पता है कि द जो है वो त वर्ग का तीसरा वर्ण है, यानी त, थ, द, यानी त वर्ग का तीसरा वर्ण है। और यानी आपसे ये कह भी रहा था कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा में से कोई एक वर्ण हो, तो आपको तीसरा वर्ण क्या मिल गया? द मिल गया। यानी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। ऐसी कंडीशन में विसर्ग के स्थान पर आप छोटा ऊ लिख देते हैं। आपने प या छोटा ऊ लिख दिया। ये छोटा ऊ य से जो अ मिल रहा है इसके साथ क्रिया करके, यानी इसके साथ जुड़ करके गुण संधि के अकॉर्डिंग ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या बन गया? प य पर अब ओ की मात्रा हो गई, यानी पयो हो गया। और जो दूसरा पार्ट है उसमें जो भी लिखा वो एज इट इज उसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या बन गया? पयोद। जरा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहां पर लिखा है वयः धन वृद्ध। रूल कहता है कि यदि विसर्ग से पहले आपको अस्वर मिल जाए तो आपको य में से अस्वर मिल गया, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य र ल व ह में से कोई एक वर्ण हो, तो आपको दूसरे पार्ट में जो सबसे पहला वर्ण मिला वो मिला व। तो वह किसमें मिल रहा है? य र ल व, यानी आपको यहां पर दोनों कंडीशन फुलफिल दिख रही है। ऐसी स्थिति में जो विसर्ग है उसके स्थान पर आपने छोटा ऊ लिख दिया, और ये छोटा ऊ जो य से अस्वर मिल रहा है इसके साथ जुड़ करके गुण संधि के अकॉर्डिंग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। यानी यहां पर य में ओ की मात्रा लग गई, तो आपने क्या बना? वयो। और वृद्ध वाले पार्ट को एज इट इज उसमें ऐड कर देंगे तो आपका शब्द बना वयो वृद्ध। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, लिखा है मनः धन रथ। विसर्ग से पहले न है, यहां से आपको अ मिल गया, यानी पहली कंडीशन फुलफिल। जो विसर्ग है उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें पहला वर्ण है र। रूल कहता है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य र ल व ह में से कोई एक वर्ण हो, तो आपको क्या मिल गया? र मिल गया। यानी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। ऐसी दशा में विसर्ग को हम ऊ में, छोटे ऊ में परिवर्तित कर देते हैं। तो आपने विसर्ग की जगह पे छोटा ऊ ले लिया, और इसमें न से जो अस्वर है उसके साथ जुड़कर गुण संधि के अकॉर्डिंग ओ में परिवर्तन कर लिया। तो न पे अब कौन सी मात्रा लग गई? ओ की मात्रा। तो क्या बन गया? मनो। और जो दूसरा पार्ट है वो एज इट इज उसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या बन गया? मनोरथ। क्लियर है? अगला नियम देखिए, यहां पर रूल नंबर 8 का एक अपवाद है। क्या अपवाद है भाई? जब पुनः और अंतः ये दो पार्ट आ जाए तो इसमें विसर्ग का आधा र हो जाता है। जरा उदाहरण से समझिए, यहां पर लिखा है पुनः धन मुद्रण। जैसे ही आपने ये देखा, आपने देखा कि विसर्ग से पहले न लिखा है, इससे आपको अ मिल गया, और विसर्ग के बाद आपको जो दूसरा पार्ट है उसका पहला वर्ण म मिल रहा है। और म किस में आता है? म आपको जो प वर्ग है उसका पांचवा वर्ण होता है। रूल क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण मिल जाए तो आपको प वर्ग में पांचवा वर्ण म मिलता है। यानी ये दोनों कंडीशन फुलफिल। तो ऐसी दशा में नियम 8 में आपने पढ़ा था कि जो विसर्ग है उसके स्थान पे हम ऊ कर देंगे, और वो न के जो अ स्वर है उसके साथ मिलकर वो ओ में परिवर्तित कर देगा। ऐसी स्थिति में ये पुनो हो जाता। लेकिन यहां पर पुनः धन अंतः के साथ, यानी पुनः और अंतः के साथ एक अपवाद है। यहां पर नियम 8 काम नहीं करेगा। यहां पर आपको सीधी बात याद रखनी होगी कि जब भी पुनः और अंतः शब्द मिले तो वहां पर आप सीधा काम क्या करेंगे कि विसर्ग के स्थान पे आधा र कर देंगे। यानी आप लिखेंगे पुनः, फिर आधा र जैसे लिखेंगे वो म के ऊपर र लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पुनर्मुद्रण। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल भी देख लीजिए, लिखा है पुनः धन जन्म। यहां पर आप देख रहे हैं कि पुनः मिल गया आपको। आपने देखा कि रूल कहता है कि नियम 8 यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि यह अपवाद है, तो आपने विसर्ग के स्थान पे आधा र कर दिया। ये आधा र ज के ऊपर र लग गया, तो आपका क्या शब्द बना? पुनर्जन्म। जरा अंतः के भी उदाहरण को देख लीजिए। यहां पर आपको जैसे ही अंतः धन अग्नि मिला, आपने देखा कि यहां पर अंतः लिखा है जो कि रूल 8 का अपवाद है। आपने तुरंत विसर्ग के स्थान पे आधा र लिख दिया, और ये आधा र अगले पार्ट में जो अग्नि लिखा है इसमें जो पहला वर्ण है वो क्या है? अ। ये अ क्या है? स्वर है।
और वो आधा र लिखा है यानी व्यंजन है, जब ये एक साथ जुड़ेगा तो र को कंप्लीट कर देगा, यानी क्या बनेगा? अंतर्ग्नि, अंतरग्नि। ठीक है, अगला देखिए, नियम 9 कहता है यदि विसर्ग के पूर्व भी अ हो और विसर्ग के बाद भी अ स्वर मिल जाए तो जो पूर्ववर्ती अ है अर्थात जो विसर्ग के पहले अ मिला है ये विसर्ग के साथ मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाएगा, और जो परवर्ती अ है यानी जो बाद वाला विसर्ग के बाद वाला अ है इसका लोप हो जाता है और उस लोप के स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह लग जाता है। आइए जरा इसको उदाहरण में देखते हैं। पहला उदाहरण दिया है मनः धन अभिलषित। आपने देखा कि विसर्ग के पहले न लिखा है, यहां से आपको अ मिल गया, और विसर्ग के बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें पहला वर्ण आपको अ मिल गया, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई कि विसर्ग के पहले भी अ मिल गया और विसर्ग के बाद भी अ मिल गया। ऐसी कंडीशन में जो विसर्ग से पहले का अ है ये विसर्ग के साथ क्रिया करके ओ में परिवर्तित हो जाता है, तो ओ में जैसे परिवर्तित होगा तो क्या होगा? न पे ओ की मात्रा लग जाएगी, यानी क्या बन जाएगा? मनो। उसके बाद जो दूसरा अ है, दूसरे पार्ट का जो पहला वर्ण अ मिला है विसर्ग के बाद वाला, ये लुप्त हो जाएगा और इस लुप्त होने के बाद इसके स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह लग जाएगा। तो आपने मनो लिखा, लुप्ताकार का चिन्ह लगाया और भी लषित को एज इट इज जोड़ दिया। क्लियर है? अगला उदाहरण देख लीजिए, लिखा है प्रथम धन अध्याय। आपने देखा कि जो विसर्ग लगा है इसके पहले म है, यहां से आपको अ मिल गया, और विसर्ग के बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें पहला वर्ण अ मिल गया, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई कि विसर्ग के पहले भी अ मिल गया और विसर्ग के बाद भी अ मिल गया। ऐसी कंडीशन में जो विसर्ग के पहले वाला अ है ये विसर्ग के साथ क्रिया करके ओ में परिवर्तित हो जाता है, यानी क्या बना? प्रथमो हो गया। और जो विसर्ग के बाद वाला अ है ये लोप हो जाता है इसका, और इसकी जगह पर लोप्ताकार का चिन्ह लग जाता है। तो आपने क्या किया? प्रथमो और लुप्ताकार का चिन्ह और ध्याय हो जाएगा। यहां पर देखिए मिसप्रिंट है, यहां पर जो लुप्ताकार चिन्ह है उसके बाद ध्याय होगा। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, मनः धन अनुकूल लिखा है, यानी विसर्ग के पहले न है, यहां से आपको अ मिल गया, और जो विसर्ग के बाद अनुकूल है इसमें पहला वर्ण क्या है? अ, यानी आपको विसर्ग के बाद और पहले दोनों जगह अ मिल गया। ऐसी कंडीशन में जो विसर्ग के पहले का अ है ये विसर्ग के साथ क्रिया करके ओ में परिवर्तित होगा, यानी इसने क्या बनाया? मनो बना लिया। और जो अगला अ है ये लुप्त हो जाएगा, इसके स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह लग जाएगा, तो क्या बनेगा? मनो, फिर लुप्ताकार का चिन्ह और नुकूल हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर नियम 9 के साथ एक नियम और जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि यदि विसर्ग के बाद अ के अलावा कोई और दूसरा स्वर आ जाएगा तो नियम 9 लागू नहीं होगा। जैसे उदाहरण में देखिए, लिखा है अतः धन एव। आपने देखा कि विसर्ग से पहले आपको त मिला, त से आपको अ मिल गया, अ स्वर मिल गया, और जो विसर्ग के बाद दूसरा पार्ट लिखा है इसमें जो पहला वर्ण है वो है ए। ए क्या है? एक स्वर होता है, यानी ये अ के अलावा स्वर है, यहां पर नियम 9 लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप जो विसर्ग लगा है उसको हटा देंगे और दोनों पार्ट को जोड़ देंगे, यानी अत धन एव, ये जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा अत एव। क्लियर है? नियम 10 देखिए, नियम 10 कह रहा है कि यदि आधा र के पश्चात पूरा र मिल जाए तो इस आधा र का लोप हो जाता है और उसके पूर्व स्वर जो है वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, लिखा है पुर धन रचना, यानी यहां पर आधा र है और जो दूसरा पार्ट है उसका पहला वर्ण भी र मिल गया। ऐसी स्थिति में जो आधा र है इसको हटा देते हैं और जो इसके पहले स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा, यानी न में आपको अ स्वर मिल रहा है, ये जब अ दीर्घ हो जाएगा तो आ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पुना, और रचना को एज इट इज जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पुना रचना। यहां पर नियम 10 के अंतर्गत विशेष में दिया गया है कि यदि आधा र के आगे अघोष वर्ण आए तो ये आधा र विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे नियम 4 के साथ जोड़कर समझा जा सकता है। यहां पर देखिए दो बातें हैं। सबसे पहली बात कि अघोष वर्ण क्या होता है, और दूसरी बात कि नियम 4 में क्या कहा गया था। तो सबसे पहली बात कि अघोष वर्ण को आप समझ लीजिए। वर्णमाला का पहला पार्ट आपको दिया जा चुका है, जो कि प्लेलिस्ट हिंदी के नाम से बनी है उसमें है। अगले पार्ट में अघोष से संबंधित जो वर्णमाला में और भी पार्ट है उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। यहां पर सबसे पहले समझ लीजिए कि अघोष वर्ण क्या होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो प्रकार का विभाजन होता है, एक होता है अघोष वर्ण और दूसरा होता है सघोष या घोष वर्ण। ये जो अघोष वर्ण होता है इसमें
केवल श्वास का प्रयोग होता है, और जो इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं वो किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण इसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ बड़ा श, छोटा श और खटकोर श ये भी अघोष वर्ण होता है। अब जरा देखिए कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण की बात हो रही है, यानी क वर्ग में क और ख, च वर्ग में च और छ, ट वर्ग में ट और ठ, त वर्ग में त और थ, प वर्ग में प और फ, ये सभी क्या है? अघोष वर्ण हैं। और इसके साथ बड़ा श, छोटा श और खटकोर श ये भी अघोष के अंतर्गत आता है। अब यहां पर सघोष को भी समझ लीजिए। इसमें केवल नाद का प्रयोग होता है। जब मैं वर्णमाला को क्लियर करूंगा तो इसको डिटेल में चर्चा करूंगा। आप ये समझ लीजिए कि सघोष के अंतर्गत जो वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण हैं वो सघोष के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ सघोष के अंतर्गत य, र, ल, व, ह भी शामिल होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि सभी स्वर जो हैं वो सघोष होते हैं। ये बात आप इतनी याद रखेंगे। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि नियम 4 क्या कह रहा है। तो नियम 4 में आपने पढ़ा था कि यदि विसर्ग से पूर्व अस्वर हो और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह नियम तो तब लगेगा जब प्रातः धन काल लिखा रहेगा। मान लीजिए आपका जो 2 पार्ट बना उसमें जो पहला पार्ट है वो लिखा है प्रात और उसके बाद आधा र लिखा है और दूसरे पार्ट में काल लिखा है। ऐसी स्थिति में आप आधा र को विसर्ग में परिवर्तित कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? एक तरफ प्रातः हो जाएगा और फिर काल वाले पार्ट को उसके साथ जोड़ दिया जाएगा तो बन जाएगा प्रातः काल। क्लियर है? यहां पर नियम 10 के अंतर्गत जो विशेष में ख पार्ट दिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि कभी कभी आधा स के बदले भी विसर्ग हो जाता है। इसे नियम 8 के साथ जोड़कर देखा जाए। नियम 8 में आपने क्या पढ़ा था? नियम 8 में पढ़ा था आपने कि यदि किसी विसर्ग से पूर्व अ आए और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में जो विसर्ग है वो छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाएगा और बाद में ये छोटा ऊ अपने पहले वर्ण के अ से क्रिया करके गुण संधि के अकॉर्डिंग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। यानी यहां पर अगर अध धन गति दिया है तब तो आप नियम 8 के अनुसार काम करेंगे, लेकिन यदि आपको यहां पर अध और आधा स लिखा हो और दूसरे पार्ट में गति दिया हो तो यहां पर आप आधा स के स्थान पर सीधे सीधे क्या कर देंगे? विसर्ग लगा देंगे और जैसे ही विसर्ग लगाएंगे वैसे ही नियम 8 के तहत ये ध क्या हो जाएगा? धो में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अधो और दूसरी पार्ट का गति उसमें जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? अधो गति। क्लियर है? इसी प्रकार तेजस के साथ होगा। अगर आधा स मिला आपको तो आपने इसको तुरंत क्या किया? विसर्ग में परिवर्तित किया। जैसे ही आपने तेजह धन पुंज किया वैसे ही नियम 8 तुरंत अप्लाई हो जाएगा और ज के स्थान पर जो हो जाएगा और क्या बन जाएगा? तेजो पुंज। क्लियर है? इस प्रकार विसर्ग संधि यहां पर कंप्लीट हो गई और विसर्ग संधि के साथ साथ संधि भी आज आपकी कंप्लीट हो गई। आपने देखा कि संधि के अंतर्गत जो रूल्स हैं वो काफ़ी पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन मेरा ये पूरा प्रयास रहा कि उदाहरण के माध्यम से उस रूल को बहुत सरलीकृत कर दिया जाए और जब आप उस रूल को उदाहरण में इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है? प्रतिदिन जो भी क्लासेस मिल रही हैं आप उसको कंप्लीट करते चलें। यदि आपको क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।